हेलो बच्चों, हम जो टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे एग्रीगेट का। जो एग्रीगेट के अंदर है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट पढ़ लिया था। वो नेचुरल टाइप था और आर्टिफिशियल था। फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ साइज। साइज़ के अंदर हमने सब कुछ पढ़ लिया था। कोर्स एग्रीगेट का साइज़ पढ़ लिया था, ऑल न्यू सिंगल का पढ़ लिया था, और हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अंदर हमने पढ़ा था कि किस प्रकार की शेप होती है, राउंडनेस होती है, इरेगुलर होती है, एंगुलर होती है, फ्लंकी होती है। तो इस प्रकार के हमने टाइप ऑफ एग्रीगेट पढ़ लिए थे। ठीक है, जो आज और उसके आगे जो फोर्थ टाइप है वो आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूनिट वेट। भाई जो आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो उसका यूनिट वेट कितना होना चाहिए, उसमें आपके निकल के आता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल वेट एग्रीगेट, दूसरा होता है हेवी, तीसरा होता है लाइट। नॉर्मल मतलब नॉर्मल, ठीक है। ये कहता है जो नॉर्मल एग्रीगेट होता है, क्रिशिंग रॉक बोल सकते हैं उसको, वो कहता है कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 2.5 से 2.7 होनी चाहिए। जो यूनिट वेट है उसका रेंज होता है 23 टू 26 किलो न्यूटन मीटर क्यूब के अंदर। और जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या क्रशिंग स्ट्रेंथ है 28 डे के अंदर इतनी होनी चाहिए। कि जो हम नॉर्मल वेट लेते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट बनाने के बाद 28 दिन के बाद उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि उसके बीच में 15 से इसके बीच में इसकी रेंज रहनी चाहिए। ठीक। सेकंड है हेवी वेट। हेवी वेट का मतलब होता है ज़्यादा भार। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, 2.8 से 2.9 तक होनी चाहिए। ठीक है। और उसकी वेट की रेंज कितनी होनी चाहिए, 2.8 से 28 से 29 तक होनी चाहिए। और जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 28 डे के अंदर किसके बीच में आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 20 से 21। ठीक है। क्योंकि अगर हेवी वेट है तो ये क्या होता है, ब्रेकेबिलिटी जो है नॉट गुड है ब्रेकेबिलिटी। क्योंकि ज़्यादा हेवी होगा तो हेवी होगा मतलब वो जो एग्रीगेट का साइज़ होगा बड़ा होगा। अगर जितना बड़ा होता है तो आपको पता है वर्केबिलिटी उसकी जितनी ही स्लो होती है। ठीक बात, जो मैंने पहले बताया था कि जितना हैवी वेट होगा या साइज़ बड़ा होगा उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, और उसमें पोरोसिटी रहने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तीसरा उसका लाइट वेट ऑफ एग्रीगेट। इसके अंदर क्या होता है, ये नेचुरल और मैन्युफैक्चरिंग होता है। लाइट वेट मतलब आप ईंट से बना सकते हो, बड़े पत्थरों को तोड़ के बना सकते हो, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। उनका वो भी हो सकते हैं, या आप नेचुरल टाइप बोलोगे तो जैसे हम समुद्र में या रिवर के अंदर छोटे छोटे स्टोन होते हैं ना, उसको बोलते हैं नेचुरल और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। उनका यूनिट वेट होना चाहिए 12 किलो न्यूटन मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है। इसकी जो यूनिट वेट की रेंज कितनी होती है, 10 किलो न्यूटन फोर्स की होती है। ठीक है। तो ये इसकी जो एग्रीगेट है वर्केबिलिटी क्या सबसे बढ़िया रहती है। अब पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीगेट। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उसकी करेक्टरिस्टिक बताइए या उसकी प्रॉपर्टीज़ बताइए किसकी, एग्रीगेट की। जो आपने एग्रीगेट यूज़ किया है, चाहे किसी प्रकार का साइज हो, कौन सा भी हो, कौन सी शेप हो, कौन से साइज में, कुछ भी हो, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बताइए। प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। ठीक है। कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ होती है क्रशिंग और इम्पैक्ट वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? ठीक है। इसकी जो क्रशिंग वैल्यू होती है वो इतनी परसेंट तक होनी चाहिए, 45% तक होनी चाहिए। ठीक है। और 30% से ज़्यादा हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। और स्ट्रेंथ इसकी सबसे बढ़िया रहती है कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है साइज़। वो कहता है साइज़ का मेजरमेंट किससे करते हैं, ये इस प्रकार की शीप्स होती हैं, 63 mm की होती है, 50 mm की होती है, 12 की होती है, 16 की होती है, 10 mm की होती है, 6.3 mm की होती है, 4.75 mm की होती है। इससे साइज़ का पता लगता है मतलब किस साइज़ का हम लोग यूज़ करेंगे। जो हम एग्रीगेट का साइज़ पता करते हैं तो इस जो शिप्स हमारी जो इस प्रकार की इतनी शिप्स दी हुई है उससे हम पता करते हैं। दूसरा
ये कहता है कि द एग्रीगेट पासिंग फ्रॉम द शिप्स, जो एग्रीगेट पासिंग हो जाता है उसको हम उसी साइज़ का नाम दे देते हैं। जैसे 63 में से 6.3 के अंदर से अगर एग्रीगेट क्रॉस हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, तो उस साइज़ क्या रहेगा 6.3 जो क्रॉसिंग होगा, जो शिप्स पर मार्क किया हुआ है, या 40 की है या 30 की है, तो वो उस साइज़ को हम रीमार्क कर देते हैं। वो कहता है कि जो हम 40 mm का यूज़ करते हैं एग्रीगेट, वो कहाँ यूज़ करते हैं, डैम रिटेनिंग वॉल, क्योंकि 40 mm का एग्रीगेट क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जो 40 mm का एग्रीगेट है उसका हम डैम रिटेनिंग वॉल, जहाँ हैवी वर्क हो वहाँ यूज़ करते हैं। वो 20 mm का एग्रीगेट कहाँ करते हैं, RCC वर्क, आपका हाईवे बनाना है, ब्रिज बनाना है। और 10 mm का साइज़ को फ्लोरिंग के अंदर, जो हम रूफ या उसको कहते हैं स्लैब डालना, या बिल्डिंग के अंदर जो फ्लोरिंग डलता है या फर्श डलता है, तो वहाँ हम कौन सा यूज़ करते हैं, 10 mm का एग्रीगेट यूज़ करते हैं। फिर आता है एग्रीगेट सरफेस स्ट्रक्चर, कि जो एग्रीगेट आप यूज़ कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। वो कहता है कि एग्रीगेट का स्ट्रक्चर इतना बढ़िया होना चाहिए ताकि उनकी जो बॉन्ड होती है, बॉन्डिंग होती है किसके साथ, सीमेंट पेस्ट के साथ, वो बढ़िया हो। अगर दोनों राउंडनेस है तो उसकी बॉन्डनेस अच्छी पकड़ नहीं करेगी, अगर इनरेगुलर है तो वो उसकी पकड़ अच्छी होती है सीमेंट के साथ। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई है। थोड़े से इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं भाई, कौन से स्मूथ वाले कौन से होते हैं, ग्लासी वाले कौन से होते हैं, ग्लासी कौन से होते हैं, ब्लैक फ्लैंक होते हैं। स्मूथ वाले कौन से होते हैं, ग्रेवल, सार्ट, मार्बल, ये जो होते हैं स्मूथ होते हैं। और एंगुलर के कौन से होते हैं, सैंडस्टोन। ये जो आपकी टेबल है इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो आपके क्रिस्टलाइन होते हैं वह कौन से क्रिस्टलाइन का कौन से होंगे, ग्रेनाइट, गाब्रो। ठीक है, ये इस प्रकार के आपके क्या होते हैं, एग्रीगेट होते हैं। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट। जो एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये दो प्रकार की होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक होती है आपकी अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक होती है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है कि जो हमारे पास जो एग्रीगेट होता है उसकी हम अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, उसका ये फार्मूला दिया हुआ, W1/W2 - W3। W1 क्या होगा, ओवन ड्राइड एग्रीगेट। मान लें हम 400 ग्राम एग्रीगेट लेते हैं, उसको ओवन के अंदर हम ड्राई करते हैं। ठीक है, W2 - W3 का मतलब क्या हो गया, वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। मतलब सूखा हुआ या कुछ मिक्सर किया हुआ एग्रीगेट हम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको ऐसे निकालते हैं उसकी अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसका होता है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक क्वांटिटी। भाई जो हम एग्रीगेट यूज़ करते हैं या उनकी कोई भी एक कंक्रीट बनाते हैं उसके अंदर जो भी होती है एग्रीगेट हो, सीमेंट होगा, उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी रहती है। तो ये आपके पास टेबल आई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन अंदर आपको पढ़ना है कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत बार पूछी जाती है, 3.15 होता है। और ग्रेवल की कितनी होती है, 2.66 होती है। फाइन एग्रीगेट की कितनी होती है, 2.63 होती है। कोर्स एग्रीगेट की कितनी होगी, 2.65 होती है। ठीक है, ये चीज़ प्रकार को आपको याद रखना है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रेंज रहती है वो मैंने आपको पहले से बताया था, 2.5 से 2.9 होती है मैक्सिमम रहती है, मिनिमम 2.7 से अबो रहती है। ठीक है, जो एग्रीगेट उसके बाद आता है, इसके अंदर ये टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बल्क स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर अगर आप बल्क स्पेसिफिक क्वांटिटी के यूज़ करते हो तो बल्क स्पेसिफिक आप ग्रेविटी यूज़ कर सकते हो, बल्क स्पेसिफिक और क्वांटिटी यूज़ कर सकते हो, दोनों एक नाम ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और लेकिन इन चारों की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी याद होनी चाहिए, सीमेंट, ग्रेवल, सैंड और कोर्स एग्रीगेट की। उसके बाद आता है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, बल्क डेंसिटी होती है, एक तो आपके पास फाइन एग्रीगेट है, एक तो होती है सूखा, एक होता है गिल्ला। अगर सूखा है
एक दो, आप इस तरह एग्जांपल से समझो, कोई भी ये बिकर है, इसमें मैं डालता हूँ कोर्स एग्रीगेट ना, सॉरी फाइन एग्रीगेट, इसका हम वेट कर लेते हैं। फिर डालता हूँ दूसरा इसी बिकर के अंदर कोर्स एग्रीगेट, सॉरी फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट कैसे हम 3 स्टेज के अंदर डालेंगे। 1 के अंदर जो एग्रीगेट डाला है मैंने कोर्स, सॉरी कोर्स बार बार याद रहता, कोर्स नहीं, फाइन डालना है, रेता डालना है, उसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं टैंपिंग रोड से 25 टाइम। कितने टाइम? 25 टाइम इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। फिर ये रे कंप्लीट होगी, फिर यहाँ तक फिल करते हैं, फिर हम इसको टैंपिंग रोड से, ये टैंपिंग रोड होती है, इसमें कॉम्पैक्ट करते हैं कितने, इतने बार, फिर इसमें डालते हैं, फिर उसको वेट करते हैं, उसके हिसाब से इसकी ब्लैक डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, लूज ब्लैक डेंसिटी और रोडेड ब्लैक डेंसिटी मैंने बताया था ना कि लूज मतलब एक बिकर के अंदर सीधा डाल दिया और मेजर कर दिया। दूसरा इसके बाद रोडेड का मतलब होता है कि इसके 3 लेयर के अंदर हम इसको फाइन एग्रीगेट डालना है। फर्स्ट में रोटेड किया, दूसरे में रोटेड किया, तीसरे में कॉम्पैक्ट किया। रोटेड मतलब टैंपिंग की, आप उसको टैंपिंग कह सकते हो। भैया हमने फर्स्ट स्टेज के अंदर टैंपिंग किया, जो आप रोड टैंपिंग यूज़ करोगे 25 टाइम इसके अंदर टैपिंग करोगे। टैंपिंग मतलब जो रोड है 25 टाइम ऐसे इसको दबाओगे ताकि इसके अंदर पोरोसिटी का टाइम घट जाए, उसका स्पेसिंग का टाइम घट जाए। फिर यहाँ तक भरेंगे, फिर इसको हम टैंपिंग करेंगे, फिर इसके बाद टैंपिंग करेंगे, फिर उसका वेट करेंगे। तो दोनों वेट के अंदर डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। तो इस प्रकार की डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? लूज ब्लैक डेंसिटी और रोडेड ब्लैक डेंसिटी। वॉइड रेशो निकालना हो तो उसका हम वाइड रेशो कैसे निकालते हैं? 1 माइनस ब्लैक डेंसिटी अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ब्लैक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी निकाल रहे हो आप? सीमेंट की निकाल रहे हो, कोर्स एग्रीगेट की निकाल रहे हो, फाइन एग्रीगेट की निकाल रहे हो, तो उसका जैसे वॉइड रेशो निकालना है तो 1 माइनस ब्लैक डेंसिटी। ब्लैक डेंसिटी है, रोडेड है, या आपकी क्या है, लूज ब्लैक डेंसिटी है, या रोडेड ब्लैक डेंसिटी है। लूज होगी तो लूज वाला वेट लिखना है, रोडेड होगी तो रोडेड वाला वेट लिखना है। कौन सा यूज़ कर रहे हो? स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सी कौन सा कर रहे हो? सीमेंट कर रहे हो, ग्रेवल कर रहे हो, फाइन सैंड कर रहे हो, कोर्स एग्रीगेट कर रहे हो। अगर आप पोर्स कर रहे हो तो उसका स्पेसिफिक इतना लिखना है। सीमेंट कर रहे हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 लिखना है। ठीक है, तो इससे क्या आपका निकल जाएगा? वॉइड रेशो निकल जाएगा। वॉइड रेशो निकालने का फार्मूला होता है 1 माइनस ब्लैक डेंसिटी। ब्लैक डेंसिटी मतलब ये लूज है या रोडेड है, वो उसका वेट इसमें लिखना है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका लिखना है? जो आपने मटेरियल लिया है, कोर्स लिया है, फाइन लिया है या सीमेंट लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप बच्चे पढ़ लेना, कुछ ना समझ में आए तो बता देना। उसके बाद हम आगे है वाटर एब्जॉर्प्शन और सरफेस मॉइस्चर, वो यूज़ करेंगे कि जो वाटर एब्जॉर्ब कितना करता है, सरफेस मॉइस्चर कितना करता है। जो मॉइस्चर है, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक स्टोन है, स्टोन के अंदर कितना ये पानी को कंज्यूम करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है, और कितना है इसके अंदर मॉइस्चर रहता है, तो उसका वेट बढ़ता है या घटता है। ये किसकी बात करेंगे हम? एग्रीगेट की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, सरफेस मॉइस्चर रहेगा, और कौन सा टॉपिक अपने पास रहेगा? बल्किंग ऑफ सैंड का रहेगा, सार्डनेस ऑफ एग्रीगेट, शिप्स एनालाइज करेंगे। भी फाइन के लिए हम कौन सी शिप्स यूज़ करते हैं, कोर्स के लिए कौन सी यूज़ करते हैं, उसकी हम। और उसके बाद आता है टाइप ऑफ ग्रेडिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किस प्रकार के हम ग्रेडिंग देते हैं एग्रीगेट को। ठीक है, उसके बाद आता है इसकी मतलब इसकी जो एग्रीगेट है, फाइल है, कोर्स है, उसके मेथड, उसकी टेस्टिंग करनी है हमें। तो हम उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे वो सारा इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे वाटर जो आप कंक्रीट के अंदर वाटर यूज़ करते हो, वो उसका स्पेसिफिकेशन कैसे होना चाहिए, कैसा वाटर होना चाहिए, केमिकल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, कितने रेशो के अंदर होना चाहिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसमें कौन सी इम्प्योरिटी होती है, वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। तो ये
जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें पूरा कंप्लीट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।